वालेकुम सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हो भाई? सभी मस्त। भाई आज हम अपनी बुक है 7th क्लास की इतिहास भाग 2 उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेसन हमारा हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज, इसके बारे में जानेंगे समझेंगे। ठीक है भैया, करते हैं कहानी शुरू। करते हैं शुरू कहानी अपनी जुबानी। हर्षवर्धन का जीवन एवं वंश, इसके बारे में जानेंगे। हर्षवर्धनी प्रमुख विजय एवं शासन प्रबंधन, इसके बारे में जानेंगे। सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। कला कलम एवं तलवार का धनी तथा दानी सम्राट था भैया, उसके बारे में जानेंगे। हिंसांग का विवरण। अब इस कहानी को इंटरेस्ट बनाने के लिए हमारी NCERT ने एक कहानी दी हुई है। इस लेसन को काफ़ी इंटरेस्ट बनाने के लिए कहानी दी है, तो उसको जानते हैं। मीना की कहानी है, मीना को जानेंगे समझेंगे। मीनू गर्मियों की छुट्टी में अपनी बुआ जी के यहाँ रहने लग गई। अभी जैसे हम भी जाते हैं ना छुट्टियाँ में, कदे मम्मा का भी गए कड़िया भी गए, तो ये मीनू थी, यह भी गया अपनी बुआ का है। बुआ जी उसे अंडा लेगी कड़ा हर्ष का टीला दिखाने ले जाती है। मीनू पुरातात्विक अवशेषों को देखने के बाद, बुआ जी ये क्या है? मीनू ये हर्षकालीन पुरातात्विक अवशेष हैं। घर आने के बाद जिज्ञासु मीना अपनी बुआ जी से पूछती हैं, बुआ जी, हाँ बेटा, ये हर्ष कौन थे? मुझे उनके बारे में जानना है। तो आओ उनके बारे में विस्तार से कहते हैं। बुआ जी कहते हैं, तो पढ़ते हैं भाई कहानी आगे की। क्या कहती है बुआ जी? बुआ जी बताती है हर्षवर्धन के बारे में। जानेंगे समझेंगे, कहानी को पढ़ेंगे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, करते हैं कहानी शुरू। लेके प्रभु का नाम, करो कहानी शुरू। सम्राट हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के महान शासक थे। किस वंश के? पुष्यभूति वंश के, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधा। विपरीत परिस्थितियां थी भैया उस समय, ठीक है, परंतु फिर भी उन्होंने क्या किया? भारत को एक सूत्रता, एकता के सूत्र में एक राष्ट्र बना दिया था। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करिए। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद समस्त भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। ये छोटे छोटे राज्य एक दूसरे से आपस में झगड़ते रहते थे। इसी समय हुए हुनों के आक्रमण स्थिति और को अधिक खतरनाक बना दिया, खराब बना दिया। इसी समय हुनों ने आक्रमण कर दिया और इसने स्थिति को और भी खराब बना दिया। ऐसे समय में पुष्यभूति ने थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना की। इस वंश के शासकों का वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र के अन्य दार्शनिक स्थलों के बारे में जानकारी भाई जोड़ा है, देखने योग्य स्थल है, उनका बारे में कोई जानकारी इकट्ठी कर लो। डाटा कौन है? नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे भाई, इनके बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के कवि बाणभट्ट की रचना से तथा बांसखेड़ा व मधुबन के ताम्रपत्र अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है कि नरवर्धन, राज्यवर्धन व आदित्यवर्धन इन तीनों शासकों ने 505 से 580 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है भैया, ये तीनों शासक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, यानी कि ये किसी राजा के अधीन थे। इसी कारण उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। प्रभाकरवर्धन पुष्यभूति वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। जो पहले 3 शासक रहे हैं, कौन से? नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, ये किसी शासक के अधीन रहे होंगे। ठीक है भैया, परंतु जो स्वतंत्र शासक था वो था प्रभाकरवर्धन। इसने अपनी स्वतंत्रता दी, उसकी घोषणा कर दी। उसने महाराजाधिराज तथा परम भट्टार की उपाधि धारण की। उसने 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक शासन किया। कितना शासन किया? 580 से 605। उसने अपने शासनकाल में अनेक युद्धों में भाग लिया। बाणभट्ट ने अपनी प्रशंसा में हुनों के लिए शेर तथा सिंधु देश के लिए जबर बताया है। बाणभट्ट ने उसकी प्रशंसा में किसकी प्रशंसा कर दी? प्रभाकरवर्धन की। क्या गया कि हुनों के लिए वो शेर था और सिंधु देश के लिए जबर बताया है। प्रभाकरवर्धन की 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन।
जो लेसन है ये इस हर्षवर्धन के लिए है भैया। हाँ ठीक है, राज्यश्री इसकी बहन थी और राज्यवर्धन इसका बड़ा भाई था, जिसकी मृत्यु कर दी जाती है किसी शासक के द्वारा, जिसके बारे में जानेंगे आगे। हाँ जी, अभी आ गया अपना, जब भाई अपना प्रभाकरवर्धन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद शासक बनता है राज्यवर्धन। कौन शासक बना? राज्यवर्धन। कब? 605 ईस्वी से 606 ईस्वी तक, एक साल में काम तमाम। प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद 605 में उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन थानेश्वर की सिंहासन पर बैठा। उसने भी महाराज धीराज एक परम भट्टार की उपाधि धारण की। ये उपाधि किसने ली थी? पहले इसके बाप ने, इसके पिताजी ने ली थी। वह भी अपने पिता की भांति वीर एवं साहसी था। उसने अपने शासनकाल के आरंभिक दिनों में ही एक संकट का सामना करना पड़ा था। उसे दूतों द्वारा यह दर्दनाक सूचना मिली कि मालवा के शासक देवगुप्त, मालवा का शासक कौन था? देवगुप्त, गौड़ प्रदेश के राजा संसाक तथा वल्लभी के राजा ध्रुवसेन ने संयुक्त रूप से उसके बहन कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन मोखरी के लिए साथ युद्ध करके हत्या कर दी। तीन शासकों ने मिलकर इसका बहनोई, इसका जीजा था जो सा कौन, ग्रहवर्मन मोखरी को एक युद्ध में हत्या कर दी। और के करा, जो राज्यश्री इसकी बहन थी राज्यवर्धन की, बंदी बना लिया। यह समाचार सुनकर राज्यवर्धन अत्यधिक क्रोधित हो उठा। गुस्सा तो आगा भाई, एक मैं उसका जीजा मार दिया और उसकी बेबी भी किडनैप कर ली। ये के करा बेचारा ने कि मैं तो करना पड़ेगा। वह तुरंत ही 10,000 सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। एक संकट के समय राज्यवर्धन के छोटे भाई कौन भाई, हर्षवर्धन ने भी उसके साथ जाने का आग्रह किया, किंतु राज्यवर्धन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हिरण का शिकार करने के लिए एक शेर ही पर्याप्त है। जी हाँ, राज्यवर्धन ने इस युद्ध में साहस का परिचय देते हुए मालवा के शासक देवगुप्त को पराजित कर दिया, परंतु गौड़ प्रदेश के राजा संसाक ने धोखे से 606 में राज्यवर्धन की हत्या कर दी। जब राज्यवर्धन युद्ध कराया तो ना मालवा का शासक था देवगुप्त, उन्होंने बेड़ दिया, पराजित कर दिया, हरा दिया, परंतु गौड़ प्रदेश का एक राजा था संसाक, धोखा देकर 606 में राज्यवर्धन मार दिया। ठीक है भाई, यह कहानी है। तो इसका बाद शुरू हो गया किसका? हर्षवर्धन का। ये हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। हर्षवर्धन का आरंभिक जीवन। भाई थानेश्वर में किले हैं, हर्षवर्धन के किले के अवशेष हैं, और इसमें नीचे देखिए हर्षवर्धन के किले के अवशेष थानेश्वर में। दोनों कहानी कुछ, ये थोड़ा बात बढ़िया जगह है, ये थोड़ी बात ज़्यादा है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। अभी पढ़ते थे जन्म के बारे में। हर्षवर्धन का जन्म 4 जून 590 ईस्वी को थानेश्वर के विशाल राज्य में हुआ था। थानेश्वर एक बहुत ही विशाल बढ़िया राज्य था, जहाँ इसका जन्म हो गया। और इसके पिताजी का नाम था प्रभाकरवर्धन, जो हम आगे पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के जन्म के बाद कई दिनों तक समस्त राज्य में उत्सव मनाएगा। भाई राजा का बेटा जन्मे, उत्सव तो होएगा। माता पिता, हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती देवी और पिता का नाम प्रभाकरवर्धन। माता का नाम यशोमती, मैया से बोले नंदाला। भाई यशोमती का मान लियो, भाई नाम याद एक हत्तर है, कई बार नाम याद नहीं, कृष्ण की माँ का नाम था यशोमती, वैसे नाम मान लियो। पिता का नाम था प्रभाकरवर्धन। सॉरी भाई। हर्षवर्धन अपनी माता की भांति सहनशील, पिता की भांति साहसी एवं प्रतापी राजा थे। ठीक है भैया। भाई बहन, ये भी इसके जो भाई बहन थे उनका बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन तीन भाई बहन थे। सबसे बड़ा भाई का नाम था राज्यवर्धन, बड़ी बहन राजश्री तथा हर्षवर्धन सबसे छोटे थे। हर्षवर्धन अपने भाई का बहुत आदर करता था और अपनी बहन से अथाह प्रेम करता था। शिक्षा, हर्षवर्धन बहुत ही विद्वान एक बुद्धिमान था, जिसने अनुमान लगाया जाता है कि हर्षवर्धन की शिक्षा दीक्षा उचित ढंग से प्रबंध किया था। शास्त्राभास एवं युद्धाभ्यास, एक राजा है, युद्ध नहीं करना है, फिर राजा गदी का होया। तो भाई सिंपल सी बात है, शस्त्र के बारे में ज्ञान देता होगा, युद्ध के बारे में उसका ज्ञान देता होगा। उन्हें जो अभ्यास करे, कड़ाई करे, के करे, पढ़ाएंगे। हर्षवर्धन का बचपन उनकी माता यशोमती के भतीजे बंडे के साथ भी था, यानी कि जो यशोमती थी नहीं, यानी कि मम्मा का छोटा था हर्षवर्धन का। ठीक है भाई, भतीजा ज़्यादा लागेगा, ये भाई का छोटा भतीजा लागेगा। तो कौन था जो बंडी देखा, मम्मा का छोटा था।
निरंतर शस्त्राभ्यास युद्धाभ्यास से वह एक श्रेष्ठ घुड़सवार योद्धा बने। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से यह जानकारी मिलती है कि जब हर्षवर्धन प्रतिदिन युद्धाभ्यास के करते थे तो शस्त्रों के निशान से उनके हाथ काले पड़ जाते थे। जब वो कंटिन्यू कोई भी अपना हथियार चलाते थे उनका अभ्यास करते करते उसका हाथ भी काले पड़ जाए करता, उल्टा चढ़ा हुआ हथियार पकड़े करता। देखो कितना बढ़िया तरीका से उन्होंने अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करी होगी। क्या आप जानते हैं सम्राट हर्षवर्धन के राज्य की प्रथम राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। हर्ष का टीला पहले किला था जिसकी 52 बुर्जियाँ थी। हर्ष का टीला पहले किला था जिसमें कितनी थी? 52 बुर्जियाँ। थानेश्वर राज्य में राज्याभिषेक। अभी भैया राज्यवर्धन था हर्षवर्धन का भाई, उसकी होगी मृत्यु तो उसका भाई बनेगा राजा, छोटा भाई था। थानेश्वर राज्य में राज्याभिषेक। बड़े भाई की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत मात्र 16 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बंडी के परामर्श से हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 628 ईस्वी में थानेश्वर में किया गया। बंडी प्रधानमंत्री भी था, मामा छोरा भी था। ठीक है भाई, इस्ती कर दिया के करया इसका राज्याभिषेक, बना दिया राजा। कद राजा बनाया? राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में। कनौज की प्राप्ति। कनौज था इसका बहन आएगा, इसका जीजा का था, उस पर दूसरे शासक ने कब्जा कर लिया तो इन्हें उल्टा कितना खरीद दिया? वो कोशिया। किसकी कोशिया भाई? अपना हर्षवर्धन। प्रत्येक कहानी। राज्याभिषेक के उपरांत हर्ष ने सबसे पहले अपने शत्रु का बदला लिया। उस समय हर्षवर्धन को पता चला कि राजश्री कारागार से भागकर विद्यांचल के जंगल में चली गई है। जंगल में भिग गई थी, कारागार था वैज गया, जेल था वैज गया। हर्षवर्धन ने दिव्याकर मित्र नामक बौद्ध सन्यासी की सहायता से अपनी बहन को खोज लिया। किसकी मदद ली? दिव्याकर मित्र नाम का बौद्ध सन्यासी था, उसकी सहायता से हर्षवर्धन ने अपनी बहन को खोज लिया। उस समय वह सती होने जा रही थी। देख लो भाई, सती होना चाह रही थी पर हर्षवर्धन पहुंच गया। हर्षवर्धन अपनी बहन को सकुशल देखकर प्रसन्न हो गया। जब हर्षवर्धन अपनी बहन के साथ कनौज पहुंचे तो प्रजा ने उसका भव्य स्वागत किया और राजश्री के आग्रह पर हर्ष ने थानेश्वर को कनौज में मिलाकर अपनी राजधानी कनौज घोषित कर दिया था। पहला राजधानी कौन थी? क्या राजधानी इसकी? थानेश्वर। और जब इसकी बेबे बोली अरे भाई न के बेबे न मेरा बेटे जो मर लिया नुआ बेरा है पे काम कर नुआ के चे राजा में नहीं मिला ले नहीं न फिर वो को जीत लगा। कदे गोड का प्रदेश आ जाएगा, कदे वली का आ जाएगा, पर दूसरे नहीं है जो राजा नो इस पर फिर आक्रमण कर देंगे नो तो इसने संभाल ले नो ठीक है। तो हर्षवर्धन ने क्या कराया? कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। थानेश्वर तथा कनौज के मिलने से हर्षवर्धन की ताकत दोगुनी हो गई। एक दो तगड़े तगड़े राज्य मिलेंगे तो ताकत बढ़ेगी। इस प्रकार अपनी आरंभिक समस्याओं पर काबू पाते ही हर्ष ने अपना विजय अभियान शुरू कर दिया। बेबे पाएगी, बेबे का राज्य अपना राज्य मिला लिया। किसका कहने पे? अपनी बहन राजश्री के कहने पे। तो उन्हें क्या कराया? अपना राज्य नहीं विस्तार कर ला, बड़ा कर ला, तकड़ा कर ला। तो उसने क्या कराया? विजय अभियान शुरू कर दिया। किस थी? हर्षवर्धन थी। पढ़ते हैं। हर्षवर्धन एक कुशल योद्धा व सेनापति थे। उसकी प्रमुख विजय साम्राज्य विस्तार निम्न प्रकार से है। गौड़ प्रदेश की विजय। तो भैया गौड़ प्रदेश से विजय थी, जिसने क्या कराया? संसाक था इसका दुश्मन, उसके खिलाफ कर दिया। गौड़ का शासक कौन था? संसाक था, तो उसका खिलाफ अभियान छेड़ा। उसका बारे में पढ़ेंगे। गौड़ यानी कि आज का टाइम में जो बंगाल बंगाल की खाड़ी पर, हाँ उसका ऊपर घेरिया बांग्लादेश, बांग्लादेश तो अलग है भाई, बंगाल ओडा का चर्चा करेंगे। गौड़ का शासक संसाक हर्ष का सबसे बड़ा शत्रु था। वह शैव मत को मानता था। किस मत को? शिव जी का भगत था। वह बौद्ध मत का घोर विरोधी था और बौद्ध धर्म का घोर विरोधी था। उसने पवित्र गया का बौद्ध वृक्ष भी कटवा दिया। जो संसाक था नहीं, इन्हें क्या कराया? बुद्ध का वृक्ष क्या कराया? कटाई दी। शुरू में हर्ष ने बंडी की सेना के साथ गौड़ पर आक्रमण करने के लिए जा, परंतु बंडी और उसका सैन्य पूरी तरह दमन नहीं कर सके। बंडी जिसका प्रधानमंत्री था, उसका नेतृत्व में हर्षवर्धन ने भेज दी सेना, परंतु वह क्या कर सके? उसका दमन को नहीं कर पाए। बाद में हर्ष ने कामरूप को राजा भास्कर वर्मन से संधि कर ली। एक कामरूप राजा था, उसका राजा था भाई भास्कर वर्मन। उसने क्या कराया? हर्षवर्धन ने संधि कर ली। इन दोनों ने मिलकर संस्था को बुरी तरह पराजित किया। अंत में संस्था को युद्ध छोड़कर जान बचाकर भागना पड़ा। ये 5 प्रदेशों की विजय है।
ये हेनचांग एक यात्री आया था, चीनी यात्री। तो वो बतावा या कहानी पढ़ते हैं। हेनचांग के अनुसार हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक 6 वर्षों 606 ईस्वी से 612 तक 5 प्रदेशों के शासकों से निरंतर युद्ध किया। इन युद्धों के अंत में हर्ष की विजय हुई। हर्ष ने इन्हें अपने राज्य में मिला लिया। ये 5 राज्य हैं, पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल, उड़ीसा थे। इन विजयों से हर्ष की प्रतिष्ठा कृति बढ़ गई। बंगाल यानी गोड के बारे में पढ़ के आए हैं, कन्नौज के बारे में यहाँ पे ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है भैया, कन्नौज तो यानी में मिल गया था, बड़ा युद्ध करना पड़ेगा को नहीं। वल्लभी की विजय। हर्षवर्धन के समय में गुजरात यानी कि वल्लभी एक शक्तिशाली व संपन्न राज्य था। बस गुजरात संपन्न रहा क्योंकि बंदरगाह लागू नगरी है। भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। हर्षवर्धन ने 630 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ वल्लभी पर आक्रमण कर दिया। वहाँ ध्रुवसेन द्वितीय का शासन था। इस युद्ध में ध्रुवसेन की पराजय हुई। उसे बटोच के राजा दत्ता द्वितीय के पास शरण लेनी पड़ी थी। किसके पास है? दत्ता द्वितीय के पास। दत्ता के कहने पर हर्ष ने ध्रुवसेन को राजा से लौटा दिया तथा ध्रुवसेन ने हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन से करके उसे अपनी जमाता बना लिया, अपना जमाई बना लिया, पक्का काम बहन दिया। आगायो कदे अपन तंग नहीं करे। कामरूप की विजय भाई। इस कामरूप का बारे में थोड़ा पहले ही पढ़ गए थे। जिस गलाई ने संधि कर संसाक राजा था भाई, एक समझौता कर लिया, मैं आपस में मिल गए, संधि कर कन अब इन्हें क्या कर जो संसाक था नहीं वो पिटिया बूंदी डाल। उसका बाद उसकी पूरी डिटेल आप ऐड लेंगे। कामरूप की विजय। हर्षवर्धन ने कामरूप यानी कि असम के शासक भास्कर वर्धमान को पराजित करके उसके राज्य को अपने अधीन कर लिया था। किंतु हर्ष ने संसाक को हराने के लिए भास्कर वर्मन की सेवा को ध्यान में रखते उसे राज्य वापस कर दिया। भास्कर वर्मन ने हर्ष की अधीनता पहले ही स्वीकार कर ली थी। कन्नौज सम्मेलन के दौरान उसे कई हाथी उपहार में दिए थे। किसने दिए थे? जी हाँ, दिए थे भास्कर वर्मन ने। ठीक है भाई, आगे बढ़ा। सिंध की विजय। यस, प्रभाकर वर्धन ने सिंध के राजा को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया था। किंतु उसकी मृत्यु के बाद अराजकता का लाभ उठा करके सिंध ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। हर्ष ने अपनी स्थिति दृढ़ करके सिंध पर आक्रमण कर एक प्रभावशाली विजय प्राप्त की थी। कश्मीर की विजय। कश्मीर का नहीं, बर्फ का नहीं बैज गया हर्षवर्धन के शासनकाल में कश्मीर का राजा दुर्लभवर्धन था। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर के एक विहार में महात्मा बुद्ध का एक पवित्र दांत रखा गया था। एक विहार था वहाँ पे, ठीक है भाई, को गुफा पावेगी और बड़ा महात्मा बुद्ध का पवित्र दांत था जिसे सदैव रोशनी रहती थी। हर्ष ने कश्मीर के राजा दुर्लभवर्धन को हराकर बलपूर्वक उससे अधीनता स्वीकार कराई तथा महात्मा बुद्ध का पवित्र दांत ले जाकर कन्नौज के विहार में स्थापित कर दिया। कश्मीर तक लेकर कन्नौज में धर दिया। ठीक है भाई, ये बैगी नेपाल की विजय। बाणभट्ट के अनुसार हर्ष द्वारा बर्फीले प्रदेश में आक्रमण कर विजय प्राप्त की गई। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि यह नेपाल ही होगा। इसका कारण यह है कि नेपाल के शासक अशुभवर्मन ने अपने राज्य में हर्ष संवत का प्रचलन आरंभ किया था, जो यह प्रमाणिकता करता है कि अशुभवर्मन ने हर्षवर्धन की अधीनता को स्वीकार किया था। ठीक है भाई, ये बैगा गंजम विजय। हर्ष की अंतिम विजय गंजम यानी कि उड़ीसा। यह प्रदेश पूर्वी तट उड़ीसा पर स्थित है। इस क्षेत्र पर हर्ष के आरंभिक आक्रमण सफल नहीं रहे। अंत में 643 ईस्वी में वह इस पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा, क्योंकि इस समय पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो चुकी थी, जो उसका समकालीन शासक था। उड़ीसा के 80 नगरों को उसने स्थानीय बौद्ध मंदिर को दान में दे दिया था। उड़ीसा के जो 80 नगर थे नहीं, महात्मा बुद्ध के जो धर्म है उसके अंदर मंदिर थे नहीं, उनमें दान देती थी। कितने? 80 नगर। किस थी? हर्षवर्धन ने। राज्याभिषेक, नीचे फैक्ट देखिए पढ़ाएंगे। राज्य शासन गद्दी पर बैठने के समय होने वाले वैदिक संस्कार राजतिलक, ये हो गया राज्याभिषेक। विहार, बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह है। अराजकता, राजा न होने की स्थिति में फैली अव्यवस्था। संवत, सम्य गणना का भारतीय मानदंड। अभी पढ़ेंगे हर्ष का साम्राज्य। हर्षवर्धन ने अपने सैनिक अभियानों के परिणाम स्वरूप
एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में विंध्याचल तक, पूर्व में कामरूप से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। कर्नाटक में फैला था। उत्तर में उसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व में कामरूप, तो पश्चिम में अरब सागर तक इसका साम्राज्य का विस्तार था। किसका? हर्षवर्धन का। विदेश के साथ संबंध कैसे थे भैया, इसके बारे में हम जानेंगे। हर्ष ने विदेश के साथ भी बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए। विदेशों से व्यापार होता था। विदेशों में राजदूत भेजे जाते थे। भारत में विदेशी यात्री भी आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग भी हर्षवर्धन के समय ही भारत आया तथा 8 वर्ष हर्ष के दरबार में रहा। हेनसांग, जिसकी जानकारी बाबा पीछा नाम भी पढ़ रखा है, मैं कहूँगा नहीं, वो चीनी यात्री था। किसका टाइम आया? हर्षवर्धन का। कितने साल? 8 साल। किसका दरबार में? हर्ष के दरबार में। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए, ये यात्रियों का राजकुमार कौन है? हेनसांग। पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध। पुलकेशिन द्वितीय से राजा था जिसने हर्षवर्धन हरा दिया था। पढ़ेंगे, जानेंगे इसकी कहानी। हर्षवर्धन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था, तो दूसरी ओर पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत का शक्तिशाली शासक था। हर्ष की भांति वह भी एक महत्वाकांक्षी राजा था। हर्ष द्वारा वल्लभी पर विजय के बाद पुलकेशिन द्वितीय शंकित हो गया और युद्ध अनिवार्य हो गया। हर्ष ने पुलकेशिन का सामना करने के लिए 5 प्रदेशों से सेना एकत्रित कर ली और 633 ईस्वी में सेना के साथ हर्ष ने पुलकेशिन पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध नर्मदा नदी के किनारे पर हुआ। इस युद्ध में हर्ष की पराजय हुई। कौन है रिया? हर्षवर्धन। जो भारत ने एकता का सूत्र में बंधा था नहीं, पुलकेशिन द्वितीय ने वो हरा दिया था भाई। ठीक है, क्योंकि जो पुलकेशिन द्वितीय था यो भी बहुत तकड़ा राजा था। सिंपल ही बात है, जो ईब लग युद्ध में जितदान लगे नहीं वो भी हरा दिया पुलकेशिन द्वितीय ने, यानी कुछ तो विशेषता उसमें पाएगी। हर्ष का शासन प्रबंध। हर्षवर्धन न केवल एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता ही था, अपितु एक कुशल शासन प्रबंधक भी था। उसने अपने साम्राज्य में उच्च कोटि की शासन प्रणाली स्थापित की थी। उस समय शासन व्यवस्था का स्वरूप इस प्रकार से था। पहले पढ़ेंगे राजा के बारे में। राजा कौन था? हर्षवर्धन। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। उसने महाराज धीराज, परमेश्वर, भट्टारक, सार्वभौम, शकलोत्पर पथनाथ उपाधि है भैया। शकलोत्तर पथनाथ, ठीक है, शिलादित्य आदि उपाधि धारण की थी। राजा की शक्ति असीमित होती थी। वह सेना का सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च न्यायाधीश वही होता था। वह किसी को किसी पद पर नियुक्त कर सकता था, किसी की पदोन्नति कर सकता था, किसी को भी पद मुक्त कर सकता था। राजा का निर्णय अंतिम होता था। मंत्री परिषद। हर्षवर्धन ने कुशल शासन प्रबंधन के लिए एक सुसंगठित मंत्री परिषद का निर्माण किया था। उस समय योग्य और उत्कृष्ट लोगों को ही मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता था। इन मंत्रियों में सैनिक गुण होना भी आवश्यक था, क्योंकि हर्ष के समय किसी भी मंत्री को सैनिक अभियान के समय सेना का नेतृत्व करने के लिए कहा जा सकता था। अभी आ गए भाई प्रमुख मंत्री। प्रधानमंत्री, राजा का प्रमुख सलाहकार, महासंधि विग्रहाधिकृत युद्धव्यय शांति मंत्री, महाबलाधिकृत सेनाध्यक्ष, महाप्रतिहार महल का सुरक्षा मंत्री, अष्टपटालिका लेखा अधिकारी। ज्ञात करो आपके जिले के प्रशासनिक अधिकारी उपयुक्त कौन है? अभी पता करना है, कर लेना भैया। आगे कहानी पढ़ते हैं। परम भट्टारक सबसे बड़ा शासक। शकलोत्तर पथनाथ सारे उत्तर अक्षत्र का स्वामी। शुक्लोत्तर पथनाथ, ठीक है भाई, यानी कि सारे उत्तर अक्षत्र का स्वामी। आगे देखा भाई प्रांतीय शासन पढ़ते हैं। हर्ष ने अपने विशाल साम्राज्य को उचित ढंग से चलाने के लिए इसे अनेक शक्तियों में या प्रांतों में बांट रखा था। यह शक्तियाँ सामंतों तथा महासामंतों में विभाजित थी। ये वे लोग थे जिन्हें हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अप्रत्यक्ष रूप से अपने अपने प्रांत के मुखिया भी थे। इन्हें
भूपाल, कुमार, लोकपाल, नृपति व महाराज जैसी उपाधि धारण की थी। इनमें प्रमुख वल्लभी का ध्रुवसेन द्वितीय, कामरूप का भास्कर वर्मन, मगध का पुरुवर्मन व जालंधर के उदित आदि थे। इनके प्रत्यक्ष नियंत्रण के साथ अक्षेत्र भुक्ति कहलाते थे। जिन पर इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण करता के कौन थे? भुक्ति। उनका मुखिया को औपारिक या कुमार मात्य कहा जाता था। ई भाई अपना स्थानीय शासन। भुक्ति प्रांतों को विषयों में बांटा गया था, जिसका नेतृत्व विषपति या आयुक्त करता था। इनकी नियुक्ति सभ्य शासक करता था। विषय आगे पथक में विभाजित थे, जिनकी स्थिति आज के तहसील सत्र के अधिकार की मानी जाती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम, जिसका प्रधान महत्र कहलाता था, यानी कि गांव का प्रधान महत्र कहलाता था। कई स्थानों पर ग्रामिक भी कहा जाता था। उनकी सलाह के लिए पंचायत होती थी, जो गांव में पंचायत अब भी होती है। ठीक है भाई। इस सेना प्रबंध क्या था जानेंगे। सैनिक प्रबंध। पहला अश्व सेना 1 लाख घुड़सवार थे। पैदल सेना होगी, रथ सेना होगी, हाथी सेना 60,000 हाथी। सैनिकों की संख्या 60 लाख, 6 लाख रहे, 60 लाख, सॉरी भाई गलती करिए मैं, ये 1000 है, 60,000। सेना का मुखिया महाबलीकृत सेना का नेतृत्व करने वाले कटुक कहलाता था। जो सेना का नेतृत्व करता वो क्या कहलाता? कटुक। वर्तमान समय में राज्य सरकार कोई भी, जैसे हरियाणा के मुख्य रूप से आय व्यय के स्रोत का क्या होते हैं? आज का टाइम में जो स्रोत हम बताने हैं भाई। राजस्व व्यवस्था। आय का मुख्य साधन भू राजस्व था। यहाँ कुल उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। इसे भाग या उद्रंग कहा जाता था। प्रजा स्वेच्छा से राजा को जो उपहार भी देती थी वह बलि कहलाता था। इसके अतिरिक्त चोंगे कर, बिक्री कर, वन कर आदि थे। एक बार पीतना खट्टे कर लिए कर गला, एक बर्तन के ऊपर खर्च करे करदा, उसका बारे में जानेंगे। वे हर्षवर्धन निम्नलिखित 5 तरह से अपनी आय वितरित करते थे, जो इस प्रकार है। दान देना। हर्षवर्धन एक दानवीर सम्राट था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान कर दिए थे। कितने गांव? 200। किस्ती हर्षवर्धन कड़ा नालंदा विश्वविद्यालय। हर्षवर्धन ने धन के अतिरिक्त अपने वस्त्र आदि भी दान कर दिए थे। ठीक है भाई। प्रजा हितकारी कार्य। हर्षवर्धन अधिकतर आय प्रजा के कल्याणकारी कार्य पर खर्च करता था, जैसे चिकित्सालय बनवाना, विश्राम गृह बनवाना, सड़कें बनवाना, पुल निर्माण, शिक्षा का प्रबंधन, पानी का प्रबंधन आदि में वह खर्च करता था। वेतन। हर्षवर्धन अपनी आय का एक भाग कर्मचारियों को वेतन देने में खर्च करता था। हर्षवर्धन के शासन में एक सेनापति को से लेकर साधारण सिपाही को अपने गुजारे के लिए प्राप्त वेतन दिया जाता था। सेना का खर्च। हर्षवर्धन अपनी आय का एक बड़ा भाग सेना पर खर्च करता था, जिसमें सेना के लिए अस्त्र शस्त्र, कवच, कुंडल, घोड़े, हाथियों का प्रबंध किया जाता था। राज्य परिवार पर खर्च। आय का एक भाग राज्य परिवार पर खर्च किया जाता था। राज्य परिवार की जरूरती वस्तुएं तथा महल की मरम्मत आदि पर खर्च का शामिल था। ये भाई अपनी न्यायिक व्यवस्था। न्याय किस प्रकार का जाया करता उसका बारे में जानेंगे। हर्ष के साम्राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी थी, अपराध कम थे, दंड कठोर थे। दंडपाशिक व दंडिक इसके मुख्य अधिकारी थे। इनके राज्य में गुप्तचर भी क्रियाशील रहते थे। अपराधियों से जांच के लिए अग्नि, जल, विष या तुला परीक्षा करवाई जाती थी। न्याय करते समय पक्षपात नहीं होता था। शांति बनाए रखने के लिए हर्ष ने आरक्षी यानी कि पुलिस विभाग की भी गठन किया था। आरक्षी। अपराधी के अंग काटना व मृत्युदंड भी प्रचलन में था। सबसे बड़ा अपराध देशद्रोह माना जाता था। अच्छा, देश का न्याय अपना क्यों होगा वह बात है। बाकी आज का टाइम बतूंदी तारीफ कर जावे है। क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं? हर्ष के साम्राज्य में शासन का कार्य ईमानदारी से होता था, परंतु इस इतनी अच्छी कानून व्यवस्था होते हुए भी मार्ग सुरक्षित नहीं थे। सव्य हेनचांग जो चीनी यात्री था को 14 डाकू का सामना करना पड़ता। 2 बार उसे भी लूट लिया गया था।
सामाजिक की एक आर्थिक व्यवस्था पढ़ते हैं किसकी शासन काल की, कौन सा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन हर्ष काल की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी तत्कालीन लेखक से जैसे कि बाणभट्ट द्वारा चीनी स्रोतों से मिलती है। किस किसने मिला भाई? एक तो बाणभट्ट तो कवि था, उसका मिला है, लेखक था, और सॉरी भाई हेनचांग है तो उस तरह का मिला है। सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि। संभवतः उपजातियों को मिश्रित जाति कहा जाता था। ब्राह्मण समाज को शिक्षा देते थे तथा पवित्र कार्य पूरे करते थे। ये प्रशासनिक कार्यों में भी राजा को सलाह देते रहते थे। क्षत्रिय रक्षा का कार्य करते थे, जो क्षत्रिय थे रक्षा का कार्य करते थे। सैनिक के रूप में कार्यभार इन्हीं के कंधों पर था। वैश्य व्यापारी कार्यों में संलग्न थे एवं समाज की आवश्यकता की पूर्ति इन्हीं के द्वारा पूर्ण की जाती थी। शूद्रों का कार्य सेवा करना था, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, घर बनाना, लकड़ी एवं धातु के औजार बनाना आदि। विवाह, अंतर जातीय विवाह उस समय मान्य थे। अनुमोल एवं प्रतिलोम विवाह को भी धीरे धीरे स्वीकृति मिल जाती थी। उत्तर एवं दक्षिण भारतीय विवाह नियम में प्राय भिन्नता भी है। इस तरह उत्तर भारत में अलग अलग जातियों के विवाह के रीति रिवाज में भी भिन्नता थी। समाज में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। उच्च वर्णों में स्त्रियां पुनर्विवाह नहीं करती थी, किंतु शूद्र व वैश्यों में पुनर्विवाह होता था। सती प्रथा प्रचलित थी। विधवा स्त्री श्वेत वस्त्र धारण करती थी। उच्च नैतिक शिक्षा, हिनचांग ने भारतीयों को उच्च प्रतिष्ठावान बताया। वे पाप पुण्य का सदैव ध्यान रखते थे। यहाँ ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा सदैव बनी रहती थी। अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता था। आवास, नगर साधारण एवं निश्चित योजना के अनुसार बनते थे। उनके चारों ओर सुरक्षा के लिए प्रकोष्ठ बनाए जाते थे। नगरों में कई मंजिलों के भवन होते थे। घरों के निर्माण में पत्थरों तथा पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। गांव का आकार काफ़ी छोटा था। मकान सामान्यतः कच्चे होते थे, जिनमें कच्ची मिट्टी व लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। ये भाई खान पान, क्या था खान पान जानेंगे। खान पान, लोग सादा भोजन करते थे। गेहूँ तथा चावल जनसाधारण का भोजन था। घी, दूध, दही, गुड़, शक्कर, सरसों का तेल आदि भोजन के प्रमुख अंग थे। प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता था। कुछ लोग मांसाहारी भी होते थे। दालें, विभिन्न तरह की सब्जियों, फलों का प्रयोग किया जाता था। ये बाकी भाई अपनी आर्थिक व्यवस्था पिछा इसका बारे में जानेंगे। यानी उस टाइम में क्या काम धंधा था, क्यों करे रुपया कमाए कर दे, क्या करे कर दे उसकी कहानी है। सभी स्रोतों से यह स्पष्ट है कि देश की आर्थिक स्थिति उस समय अत्यधिक उन्नत एवं मजबूत थी। कृषि लोगों की आजीविका का मुख्य आधार था। हिनचांग लिखता है कि भोजन और फलों का उत्पादन भरपूर मात्रा में किया जाता था। हर्षवर्धन के अनुसार चावल, गेहूँ, ईख आदि के साथ सेब और अंगूर भी उगाए जाते थे। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी। बाणभट्ट लिखी थी हर्षचरित में सिंचाई के साथ साधन के रूप में तुल्य यंत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख है। कृषि से अलग वाणिज्य, व्यवसाय और व्यापार भी प्रगति पर थे। कुछ शहर अपने व्यापार के कारण काफ़ी प्रसिद्ध और समृद्ध थे, जैसे थानेसर, उज्जैन और कन्नौज। देश में आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का व्यापार होता था। व्यापार काफ़ी समृद्ध था। कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, बर्तन उद्योग, औजार उद्योग प्रमुख उद्योग थे। हर्ष का चरित्र, हर्ष के महान चरित्र, सफलता व उपलब्धियों का वर्णन बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में मिलता है, जो कि निम्नलिखित है। कुशल शासन प्रबंधन एवं महान सेनापति था। भाई कौन था? हर्षवर्धन। पढ़ेंगे। हर्षवर्धन केवल एक विजेता ही नहीं अपितु कुशल शासन प्रबंधन भी था। उसने अपने शासन को प्रांत, जिलों, गांव में बांटा हुआ था। वह बहुत दयालु शासक था। वह प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य का भ्रमण करता था। उसने एक विशाल सेना का गठन कर रखा था। इसी सेना के बल पर हर्ष ने उत्तर भारत के बहुत से राजाओं को हराकर उसकी अपनी अधीनता स्वीकार कराई। हर्ष ने अनेक सफलताएं प्राप्त की, जिसके आधार पर उसकी तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है।
हर्षवर्धन की तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त से की जाती है। अब आ गया भाई प्रजा प्रेमी, प्रजा से प्रेम करता था, जानेंगे। हर्षवर्धन अपनी जनता से बहुत प्रेम करता था। उसने अशोक की भांति अपनी समस्त जीवन प्रजा कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। वह सदैव दीन दुखियों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। वह अपने राजकोष से एक निश्चित मात्रा में धन प्रजा कल्याण के लिए चिकित्सा, विद्यालयों, भवनों, सड़कों इत्यादि पर खर्च करता था। अभी आ गया अभी परिवार प्रेमी। हर्ष प्रजा प्रेमी तो था ही, साथ ही अपने परिवार के प्रति भी बहुत लगाव था। जब उसके भाई राजवर्धन की धोखे से मृत्यु कर दी गई तो वह न केवल अपने भाई की हत्या का बदला लेता है बल्कि अपनी बहन राजश्री को भी ढूंढ निकालता है। इसे अनूठा परिवार प्रेम किसी राजा को देखने में नहीं मिलता, क्योंकि आपस में गद्दी प्राप्त करने के लिए लगभग सभी राजाओं में मुठभेड़ हुई है, आपस में मार दिया जाता था, परंतु इसने अपने भाई का बदला भी लिया और अपनी बहन को ढूंढ निकाला। महान दानी। हर्ष अपनी दानशीलता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। उसने दान देने के लिए एक कोष का गठन कर रखा था, जिससे वह प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग सम्मेलन में भरसक दान करता था। धार्मिक सहनशीलता। हर्ष एक सहनशील राजा थे। उसने धार्मिक कट्टरता का नाम मात्र भी नहीं था। हिंसा के अनुसार हर्ष आरंभ में शैव मत के अनुयायी था। हिंसा के को है जिसने जो अपनी रचना लिखी, क्योंकि हर्ष आरंभ में शैव मत के अनुयायी था, लेकिन बाद में वह बौद्ध धर्म को भी मानने लगा। प्रयाग सभा में उसने पहले दिन बुद्ध की, दूसरे दिन सूर्य की, तीसरे दिन शिव की उपासना की। इस सभा में उसने 500 ब्राह्मणों को भोजन कराया, वस्त्र आदि का दान भी दिया। हिंदू, बौद्ध और जैन सभी धर्मों के लोग रहते थे। भरसक शक्ति या समर्थन के अनुसार जहाँ तक हो सके। देखो भैया फैक्ट देखा समझ में नहीं क्या नो भरसक शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार या जहाँ तक हो सके। बौद्ध का धर्म प्रचारक कौन था भाई? हर्षवर्धन। हर्ष अशोक की भांति बौद्ध धर्म का प्रचार करता था। उसने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक कार्य किए। उसने अशोक की तरह अहिंसा का पालन किया तथा पशुवध व शिकार पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उसने बौद्ध मठों व विहार का निर्माण कराया। वह प्रत्येक वर्ष बौद्ध सभा का आयोजन करता था। उसने धर्म प्रचार के लिए विदेश में राजदूत भेजे थे। हर्ष ने 200 कर मुक्त गाँव नालंदा विश्वविद्यालय को दिए, क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। हर्ष ने बौद्ध धर्म के लिए इतने कार्य किए कि उसका नाम अशोक और कनिष्क के समान ही बौद्ध धर्म के इतिहास में अमर हो गया। विद्वानों को संरक्षण। विद्वानों को हर्ष का विशेष संरक्षण प्राप्त था। हर्ष ने अपने दरबार में अनेक साहित्य और बौद्ध विद्वानों को स्थान दे रखा था। उसने इस विद्वानों के लिए अनेक मठ और विहार बनवाए। उसके दरबार में बाण, दिव्याकर, मयूर, जयसेन एवं भास जैसे विद्वान थे। बाण ये भैया बाणभट्ट और नाटककार, सम्राट, कला एवं साहित्य का संरक्षक। हर्ष कला और साहित्य प्रेमी सम्राट था। वह सवे एक नाटककार, विद्वान शासक था। उसने 3 नाटकों रत्नावली, नागानंद एवं प्रियदर्शिका की रचना की। बाणभट्ट ने उसे काव्य रचना में दक्ष बताया। हर्ष की तुलना कालिदास से की गई है। उसने कवियों में या फिर लेखकों में किससे तुलना की गई भाई? हर्ष की तुलना कालिदास से। उसने बाणभट्ट जैसे महान साहित्यकार को संरक्षण दिया, जिसने हर्षचरित एवं कादम्बरी जैसे ग्रंथों की रचना की। बाणभट्ट जैसा कवि था ने उसका संरक्षण दे दिया। और इसने के यानी कि बाणभट्ट ने कौन सी रचना करी, कौन से ग्रंथ लिखे? हर्षचरित का और कादम्बरी जैसे ग्रंथों की रचना की। उसके दरबार का दूसरा अनमोल मोती जयसेन था, जिन्हें योगशास्त्र, वेद, ज्योतिष, भूगोल, गणित, चिकित्सा आदि विषयों पर लिखा। भाई बाणभट्ट तो अपना बार बार नाम याद आ जाए, तो जयसेन है, इसका नाम याद नहीं आता तो यह भी इम्पोर्टेंट था, याद रखना जरूरी है। हर्ष ने जयसेन को 80 गांव की आय दान में दी थी, परंतु उसने इसे स्वीकार नहीं किया। मयूर व मतंग जैसे विद्वान जिसके दरबार में रहे। मयूर ने सूर्य शतक की रचना की थी। सॉरी भाई जी, माई मिस्टेक, मैंने फ़ोन में देखा और पढ़ गया सारा।
दोबारा पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। नाटककार, सम्राट, कला साहित्य का संरक्षक। भाई ये कहानी मैं पढ़ तो गया यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, उस खातिर मैं माफ़ी चाहूँ दोबारा। फिर इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। हर्ष कला और साहित्य प्रेमी सम्राट था। वह सभी एक नाटककार ऐसे विद्वान शासक था। उसने 3 नाटकों रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका की रचना की। बाणभट्ट ने उसे काव्य रचना में दक्ष बताया। हर्ष की तुलना कालिदास से की गई है। उसने बाणभट्ट जैसे महान साहित्यकार को संरक्षण दिया, जिसने हर्षचरित एवं कादम्बरी जैसे ग्रंथों की रचना की। हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किसने की, कोई बताएगा? कौन बता सकता भाई? ये करी थी जयसेन ने। अच्छा, हर्षचरित और कादम्बरी की बाणभट्ट ने भाई, ठीक है। उसका दूसरा अनमोल मोती जयसेन था, जिन्हें योग शास्त्र, वेद, ज्योतिष, भूगोल, गणित व चिकित्सा आदि विषयों पर लिखा। हर्ष ने जयसेन को 80 गांव आय दान में दी थी, परंतु जयसेन ने इसे लेने से मना कर दिया। मयूर व मातंग जैसे विद्वान भी इसके दरबार में रहे। मयूर ने सूर्य शतक की रचना की। शिक्षा का संरक्षक, सॉरी ना मेरे पास गया ना मेरे पास तोरी। शिक्षा का संरक्षक। शिक्षा को हर्ष की विशेष संरक्षण प्राप्त था। हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय सर्वाधिक प्रसिद्ध था। हर्ष ने 200 करमुक्त गांव नालंदा विश्वविद्यालय में खर्च चलाने के लिए दान दिए थे। वह अपने राज्य की आय का 1/4 भाग विद्वानों में पुरस्कार के रूप में बांटता था। हेनचांग का हर्ष के बारे में विवरण। हेनचांग ने जो हर्ष के बारे में लिखा उसके बारे में पढ़ते हैं, जानकारी एकत्रित करते हैं। हेनचांग एक चीनी यात्री था। उसने यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और लगभग 8 वर्षों तक हर्ष के दरबार में रहा। वह 629 ईस्वी में भारत यात्रा के लिए चीन से चला। वह बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थान व बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए भारत आया। ताशकंद, समरकंद तथा बलख से होता हुआ भारत के गंधार प्रदेश में पहुंचा। यहाँ से चलकर उसने पंजाब, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर आदि स्थानों की यात्रा की। उसने 2 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा भी प्राप्त की। दक्षिण भारत में घूमने के बाद वह 644 ईस्वी में चीन के लिए प्रस्थान कर गया। चीन पहुंचकर उसने अपनी 72 यात्रा का वृत्तांत लिखा, जिसमें शीर्षक था सीयू की। यानी कि हेनचांग ने कौन सी पुस्तक लिखी? सीयू की, पश्चिमी देश का वृत्तांत। यह ग्रंथ हर्षकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। तो भैया अपना लेसन हो गया कंप्लीट है। छोटी ही फैक्ट रह गया, कहानी रहेगी छोटी ही और पढ़ लेते हैं। हर्ष की विजेता ही नहीं बल्कि एक कुशल शासन प्रबंधक, दयालु, दानवीर, साहित्य का संरक्षक, उच्च कोटि का विद्वान सम्राट था। हर्ष प्राचीन काल के भारतीय इतिहास का महान साम्राज्य निर्माता था। उसने सम्राट अशोक की बात संपूर्ण शक्ति को जन सेवा में लगा दिया। भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में योगदान देकर राष्ट्र को अग्रसर किया। हर्ष के प्रत्येक कार्य में समाज को उन्नत बनाने का ध्येय विद्यमान होता था। भाई ये माइंड मैप है, ध्यान रख लो क्या ना, बाकी चल जा काम। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओके बाय, जय हिंद।